हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले बात किया जाए क्या होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। ये सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी फंक्शन को करवाते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करते समय आपको क्या लगता है कौन सा बॉडी पार्ट जो है ज्यादा एक्टिव है। अब आप सोचोगे मसल्स, क्योंकि ज्यादातर जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान हमारा जो मसल्स होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ मसल ही एक्टिव नहीं है। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो तो आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, लंग्स वगैरह, वो एक्टिव है। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे ज्यादा तेजी में सांस लोगे। उसके अलावा जो हार्ट होता है ये क्या करता है, ये ब्लड को तेजी के साथ सर्कुलेट करवाता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो मसल्स तक पहुंच जाए। तो हमारा एक्सरसाइज करते समय हमारा मसल्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो लंग्स है, उसके अलावा जो हार्ट है, ये सब मिलजुल कर जो है कार्य करता है और एक्सरसाइज करने में सहयोग करता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है तालमेल। मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं ये आपस में किसी फंक्शन को करने के लिए जो है तालमेल बिठाती हैं, एक साथ मिलजुल कर जो है किसी फंक्शन को करवाते हैं। तो इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स जो है आपस में मिलकर किसी कार्य को करवाने में सहयोग करती हैं। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब हमारे शरीर में कौन ऐसा चीज है जो हर एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है और साथ ही साथ अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करवाता है ताकि साथ में कार्य कर सके। तो हमारे अंदर दो चीजें हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सहयोग देती हैं। ये दो चीजें क्या हैं, तो एक है हमारे अंदर जो है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दो चीजें हैं जो ये दोनों जो है हमारे बॉडी पार्ट्स के मिलाकर किसी फंक्शन को करवाने में सहयोग करता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करता क्या है, जैसे कि बात करें नर्वस सिस्टम में, तो नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से आता है इसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही साथ जो है नर्व्स। ये तीनों मिलकर किसी भी बाहरी बदलाव को हमें समझने में महसूस करते हैं। कोई भी जो बाहरी बदलाव होता है उसको भांपने में सहयोग करते हैं, उसको समझने में सहयोग करते हैं और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए उसको करवाते हैं। जैसे कि आप अगर धूप में निकल रहे हो तो धूप में निकलो क्या, आंखों पर अगर ज्यादा धूप लगता है तो कोशिश क्या करता है आदमी कि आंखों को ढक लिया जाए। तो आंखों को ढक लेंगे तो इससे क्या होगा, आंखों पर धूप ज्यादा नहीं लगेगा। इसी तरीके से जो है अगर हम चल रहे हैं और चलते चलते पैर में कुछ चुभ जाता है, कांटा, पत्थर, कुछ भी चीज, तो आदमी जो जल्दी से रिएक्ट करता है, पैर को जो पीछे खींच लेता है। कोई गर्म चीज, अगर कोई गर्म चीज हम लोग छूते हैं तो ज्यादा अगर जल रहा है तो या तो आदमी छोड़ देगा उसे, जो कप या गिलास जो भी है तो उसको छोड़ दिया जाएगा ताकि जो है उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करें एक तरीके से। तो वो छोड़ दिया गया ताकि हमारा हाथ न जले, या फिर थोड़ा बहुत जल रहा होगा तो कोशिश करेंगे कि उसको एक सेफ जगह पे रख दें ताकि गिरे नहीं और टूटे नहीं। तो ये जो हम रिएक्शंस दे रहे हैं, कुछ चुभने में पैर पीछे कर लेना, गर्म कुछ चीज छुआ तो हाथ खींच लेना, तो ये सब जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये जो रिस्पॉन्सेज आ रही है, कहां से आ रही हैं, तो इसको करवाया जाता है हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो हेल्प करता है ये सारे रिएक्शंस को करवाने में, ये सारे रिस्पॉन्सेज देने में जो है ये हेल्प करता है। उसके अलावा जो दूसरा चीज है जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहयोग करता है ये है हार्मोन्स। हार्मोन्स होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सिक्रीट किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा और इनका मुख्य काम होता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो ये दोनों ही मिलकर जो है हमारे अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का जो है कार्य करते हैं। जैसे कि अगर हमें डर लगता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पे हमें स्ट्रेस हो या फिर डर लगने लग जाए या किसी चीज के लिए हम ज्यादा प्रेशर में आ जाए, तो उस समय क्या होता है, हम लोग का जो सांस होता है वो ज्यादा तेजी में होने लगता है, जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है। तो ये सब चीजें, तो स्ट्रेस के समय ये सब आम चीजें हैं। तो ये सब कौन करवाता है, तो इन सब के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये दो हार्मोन्स है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, जो हमें किसी भी सिचुएशन में लड़ने में सहयोग देता है। तो हमारे बॉडी में मेनली ये दोनों चीजें जो हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट में हेल्प करती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मेनली क्या होता है स्टिमुलस।
स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस कोई भी ऐसा बाहरी बदलाव जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। कोई भी ऐसा बाहर चीज, धूल में निकले छींक आने लगता है या फिर हम नाक ढक लेते हैं, तो ये रिस्पॉन्स किसके प्रति दिया जा रहा है? धूल के प्रति, तो धूल स्टिमुलस हो गया। धूप ज्यादा लग रहा है तो धूप स्टिमुलस हो गया। कुछ चुभ जाए, कांटा पत्थर कुछ भी, तो वो स्टिमुलस हो गया। तो कोई भी बाहरी बदलाव जिसके प्रति हम रिएक्ट कर देते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो वो सारे प्रोसेस जो कि हेल्प करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स देना है, ये भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है, जो कि ये बताता है कि हम लोग किसी भी बाहरी चीज को महसूस करते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है हमें लिविंग बनाता है, और साथ ही साथ जो है ये हमारे जीवन का एक मुख्य बोल सकते हो प्रोसेस है, जो कि हेल्प करता है हमें जिंदा रहने में। तो ये चीज है, कोई भी बाहरी बदलाव हो तो उसके प्रति रिस्पॉन्स देना, उसके प्रति रिएक्ट करना, इसी को कहा जाता है मेनली जो है स्टिमुलस। और ये सब जो है क्या है? ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत ही आता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में रिस्पॉन्स दिया जाता है किसी भी बाहरी बदलाव के प्रति। हमारा जो पहला वीडियो रहेगा वो मेनली फोकस्ड होगा एनिमल में कैसे रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको लेकर, कि एनिमल्स किस तरीके से कोई बाहरी बदलाव के प्रति रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर दो सिस्टम है जो कार्य करता है रिएक्शन देने में, रिस्पॉन्स देने में। सबसे पहला नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? तो नर्वस सिस्टम जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है ब्रेन, उसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें आता है हमारे नर्व्स। और ये जो नर्व्स है ये बना किससे है? तो ये जो नर्व्स है ये बना हुआ है न्यूरॉन्स को मिलाकर, तो इसके अंतर्गत जो है नर्व्स आता है। ठीक है, नर्व्स फिर से दो तरीके का हो सकता है, एक होता है एफरेंट नर्व्स और एक होता है इफरेंट नर्व्स। अब बात करते हैं नर्व्स। तो नर्व्स मेनली क्या होता है? नर्व्स दो तरीके का हो गया। कौन कौन सा दो तरीका? एक हो गया एफरेंट नर्व्स और एक होता है इफरेंट नर्व्स। तो दो तरीके के नर्व्स हो गए, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स होता है ये सेंसरी होता है। सेंसरी मतलब क्या हुआ? सेंसरी नर्व उस नर्व को कहते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करता है सेंस ऑर्गन से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये क्या करता है? तो ये ट्रांसफर करता है मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है ये मैसेज को पहुंचाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या हो गया? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन से इंद्रियां हैं, इन सेंस ऑर्गन से लेकर जो है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचा रहा है। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे पास? तो सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो पहला हो गया स्किन, उसके अलावा जो है आई, ईयर, नोज और टंग। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, इन पे पाया जाता है कुछ वैसे सेल्स, वैसे रिसेप्टर्स जो मैसेज को रिसीव करते हैं। सेंस ऑर्गन पे पाया जाता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वैसे सेल्स जो मैसेज को रिसीव करने का कार्य करते हैं। तो जैसे स्किन हो गया, तो स्किन पे पाया जाता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा? थर्मो रिसेप्टर्स जो है ये जो भी हीट या कोल्ड, जो भी ठंडा गर्म चीज छूते हैं तो हमें फील होता है।
तो ये फील कैसे हो रहा है? तो ये हमारे स्किन पे जो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, वो हीट या कोल्ड को पहचानता है। तो थर्मो रिसेप्टर हो गया। इसके अलावा जो है थिग्मो रिसेप्टर्स, मतलब कुछ भी जब टच करते हैं तो उसको कहते हैं थिग्मो। तो कोई भी चीज, जैसे हम लोग ऐसे कहीं चल रहे हैं और अचानक कुछ टच हो जाता है तो फील होता है ना कुछ टच हुआ है, तो ये टच वाली जो फीलिंग आती है वो कहां से आ रही है? तो वो आ रहा है थिग्मो रिसेप्टर्स के द्वारा। तो स्किन पे थर्मो रिसेप्टर्स वैसे सेल्स जो मेनली हीट को आइडेंटिफाई करते हैं, हीट चाहे कोल्ड जो भी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा जो थिग्मो रिसेप्टर्स किसी टच, जो फीलिंग होती है मेरी टच वाली, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आई, आंखों की बात करें तो आंख क्या करता है? ये लाइट के प्रति रिस्पॉन्स देता है। तो आंखों पे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जिनको कहते हैं मेनली जो है फोटो रिसेप्टर्स। तो आंखों में पाया जाता है फोटो रिसेप्टर्स, और ये जो रिसेप्टर्स होंगे ये मैसेज रिसीव करेंगे और मैसेज रिसीव करके फिर ये ब्रेन तक भेजेंगे, और फिर ब्रेन उस चीज को डिटेक्ट करेगा, उस चीज को समझने की कोशिश करेगा कि क्या देखा जा रहा है। तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है जो भी रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं और मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद है ईयर की बात करते क्या करता है? ये साउंड वेव्स डिटेक्ट करता है। तो इसके भी रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर्स को कहा जाता है फोनो रिसेप्टर्स जो मेनली साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है, और फिर वो साउंड वेव्स को भेजेगा कहां? ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है फिर उसको एनालाइज करेगा कि कोई भी व्यक्ति क्या कह रहा है। नोज की बात करें तो इसमें पाया जाता है ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स की बात करें तो ये क्या करेगा? जैसे कि अगरबत्ती, कहीं अगरबत्ती चल रहा है, तो अगरबत्ती जब चलता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के द्वारा हमारे नाक तक पहुंच रहे हैं। अब नाक में जो ये रिसेप्टर है, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर, ये क्या करेगा? ये मैसेज रिसीव करेगा, उन पार्टिकल्स को, जो भी मैसेज, जो भी चीजें हैं उसको रिसीव किया और उसको भेजेगा फिर ब्रेन के पास। ब्रेन के पास कैसे भेजेगा? एफरेंट नर्व्स के द्वारा, सेंसरी नर्व्स के द्वारा उसको ब्रेन के पास भेज देगा। फिर ब्रेन एनालाइज करेगा, स्मेल अच्छा है, बुरा है, किस तरीके का स्मेल है, तो ये ब्रेन एनालाइज करता है। उसके बाद टंग की बात करें तो टंग क्या करता है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। अलग अलग टेस्ट को जो है ये आइडेंटिफाई करने का जो है कार्य करते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो टंग के होते हैं। जो स्वाद वगैरह जो आता है हमें, वो जैसे कि पता चल रहा है, तो दिमाग ना एनालाइज करता है कि स्वाद खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, क्या है। हमारा जीभ वो थोड़ी आइडेंटिफाई करे, वो तो दिमाग के पास जाता है मैसेज, और फिर दिमाग उसको एनालाइज करता है कि जो टेस्ट आ रहा है फूड का वो किस तरीके का टेस्ट है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होता है ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर सर्दी हो जाता है तो सर्दी के समय क्या होता है कि अगर वो कुछ खाना खा रहा है तो उसका टेस्ट उतना सही नहीं लगता है। नॉर्मली अगर वो हेल्दी है, सर्दी वर्दी नहीं है, तो उस समय उसका टेस्ट उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया है, सर्दी खांसी हो गया है, बुखार है, कोई भी चीज, तो उसकी वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है। क्यों? अब जीभ तो हमारा है, उस पर गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, तो रिसेप्टर तो मैसेज पहुंचा ही रहा है, तो असल में वो टेस्ट आ रहा है। लेकिन स्मेल जो होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है उस टेस्ट को एनालाइज करने में। तो जब नाक वाक बंद हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है वो भोजन का स्मेल, खाने का जो स्मेल है उसको नहीं डिटेक्ट कर पाता है, और उस स्मेल की कमी के कारण जो है थोड़ा सा वो टेस्टलेस हो जाता है भोजन। तो इसलिए अगर नाक वाक बंद हो जाता है तो खाने का जो स्वाद है वो थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि उस समय हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रही हैं। तो ये चीज हो गई। तो ये रिसेप्टर्स। दूसरा नर्व है हमारे पास इफरेंट नर्व्स। इफरेंट नर्व्स की बात करें तो इसको बोलते हैं मोटर। मोटर नर्व्स क्या होता है? तो मोटर नर्व्स वो होता है, अब मान लो दिमाग के जैसे कि कुछ गर्म चीज छुआ हमने, तो मैसेज गया, मैसेज जाके दिमाग को बताया जा रहा है कि भाई गर्म चीज छुआ है। अब दिमाग क्या करेगा? दिमाग बोलेगा हाथ खींचो, जला क्यों रहे हो? जाहिर सी बात है, जलाना थोड़ी है, तो हाथ खींचो। अब हाथ खींचने में कौन भूमिका निभाएगा? तो हाथ खींचने में जो इंपॉर्टेंट रोल आएगा वो है मसल। तो जो रिएक्ट करता है, जो रिस्पॉन्स ब्रेन भेज रहा है जिस चीज को, और जो रिएक्ट करेगा उसको हम कहते हैं इफेक्टर। जैसे कि इस केस में मसल जो इफेक्टर है, मसल रिएक्ट करेगा और हाथ को खींच लेगा, तो इसको इफेक्टर कहते हैं। तो यहां पर क्या देखोगे, ये जो है ट्रांसफर करता है मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है किसके पास? टू इफेक्टर। और इफेक्टर क्या हो सकता है? इफेक्टर कोई मसल हो सकता है या फिर कोई ग्लैंड भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि
पिट्यूटरी जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हमारे दिमाग के पास एक छोटा सा मटर दाने की तरह जो है ग्लैंड होता है, मटर के दाने के बराबर। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये करता क्या है, ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है कहाँ जाता है, यहाँ पर गर्दन के पास जो है थायराइड ग्लैंड होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और उसको मैसेज देता है कि तुम जो है अपने हार्मोन सीक्रेट करो। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। तो यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया थायराइड के पास, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को बोलेगा तुम जो है अपना हार्मोन सीक्रेट करो थायरोक्सिन। तो जो इफेक्टर हो सकता है वो कोई मसल हो सकता है, अगर हाथ पैर खींचना है तो उसके से मसल आएगा काम, या फिर हो सकता है ब्रेन जो है किसी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन भेज रहा हो कि तुम अपने हार्मोन सीक्रेट करो, तो ग्लैंड्स भी जो हैं वो इफेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चीज हो गया। अब ये जो सारा नर्वस सिस्टम है, अब जैसे कि आपको पता है कि हम सब जो जीव हैं ऑर्गेनिजम्स, ये सब सेल्स को मिला के बने हैं। सेल्स मिलता है तो टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू मिला तो फिर ऑर्गन बना, और ऑर्गन जब मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो यहाँ बात करें तो नर्वस सिस्टम की बात करें, क्या ये टिश्यू है और ये टिश्यू बना हुआ किसी ना किसी सेल से। तो नर्वस सिस्टम जिस सेल से बना हुआ है उसको कहते हैं हम लोग जो है न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम पूरा किस सेल से बना हुआ है, तो ये जो है न्यूरॉन्स से बना हुआ है। न्यूरॉन्स की बात करें तो इसकी खासियत क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल होता है न्यूरॉन, और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है पेड़ के ब्रांच की तरह, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाता है। हमारे अंदर सबसे बड़ा सेल न्यूरॉन है, न्यूरॉन से मिला के बना है पूरा नर्व सेल, उसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सब जो है मेनली न्यूरॉन्स का ही बना हुआ है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं क्या, न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड सेल which is structural and functional unit of nervous system। तो न्यूरॉन्स होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो कि पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये इसी से बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर और साथ ही साथ ये पूरा कार्य करवा रहा है। तो ये चीज हो गया। तो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन्स की बात करें तो ये दिखता कैसा है, तो न्यूरॉन्स जो है मेनली तो कुछ इस तरह से न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, इसको ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ ब्रांचेस हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इन ब्रांचेस को कहा जाता है डेंड्राइट्स, इन ब्रांचेस को कहा जाता है डेंड्राइट्स। बीच में जो गोला स्ट्रक्चर है इसमें होता है न्यूक्लियस, इधर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जो है ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बीच में हो गया न्यूक्लियस, और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनको कहा जाता है निश्ल ग्रैन्यूल। ये जो एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे एक्सॉन। तो न्यूरॉन में मुख्य रूप से जो 3 पार्ट होता है, न्यूरॉन का मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, क्या? जो कि है एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी या फिर इसको साइटोन भी कहते हैं, उसके अलावा जो है एक्सॉन। ये मुख्य 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। कुछ एक्सॉन्स जो होते हैं इन पे एक अलग कवरिंग होती है, एक्सॉन पे एक अलग कवरिंग होती है, इस कवरिंग को कहते हैं मेलिन शीथ। एक्सॉन पे जो है अलग कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है मेलिन शीथ। ये क्या है? ये है मेलिन शीथ।
कहीं कहीं देखोगे एक्सॉन पे मेलिन शीथ गायब है, तो मेलिन शीथ गायब होता है, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। इस एक्सॉन के अंदर भी कुछ अलग सेल्स होते हैं, ये एग्जांपल है। मेलिन शीथ के अंदर भी कहीं कहीं जो है सेल्स हमें देखने को मिलता है, तो इन सेल्स को कहा जाता है श्वान सेल्स। मेलिन शीथ के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है श्वान सेल्स। और एक्सॉन फाइनली खत्म होता है तो आगे जो है कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। तो ये हो गया एक्सॉन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही फिर दूसरा एक्सॉन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एक्सॉन बहुत ज्यादा पास होते हैं, लेकिन कुछ एक्सॉन में हमें गैप भी देखने को मिलता है। इस तरीके से ये दूसरा एक्सॉन जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ एक्सॉन जो है इनमें गैप भी होता है और कुछ एक्सॉन में जो है एक दूसरे को बहुत पास होते हैं, गैप उतना नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो बीच का गैप होता है इसको मिला के कहा जाता है साइनैप्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। तो ये साइनैप्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। तो एक्सॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या देखेंगे, एक्सॉन में मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी या साइटोन, और उसके अलावा जो है एक्सॉन। उसके अलावा जो एक्सॉन होता है ये एक शीट से ढका हुआ है, एक कवर से ढका हुआ है, जिसको मेलिन शीट कहते हैं। कहीं कहीं पे जो है ये मेलिन शीट एब्सेंट है, नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सॉन, सारे जो एक्सॉन्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि मेलिन शीट से ढके ही रहेंगे। कुछ एक्सॉन्स के ऊपर मेलिन की कवर होती है और कुछ एक्सॉन्स के ऊपर जो मेलिन की कवर नहीं होती है। तो जिसके ऊपर मेलिन की कवर होगी उसको कहेंगे मेलिनेटेड एक्सॉन। तो एक्सॉन्स व्हिच हैज मेलिन कवर इज कॉल्ड मेलिनेटेड एक्सॉन। और मेलिनेटेड एक्सॉन ज्यादातर ब्रेन वगैरह में जो है ज्यादा पाए जाते हैं। ये सिग्नल्स को फास्ट ट्रांसफर करने में जो है सहयोग देते हैं मेलिनेटेड न्यूरॉन्स। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कुछ एक्सॉन पे मेलिन की कवरिंग नहीं होती है। अगर मेलिन की कवरिंग नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग जो है नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन। तो नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन, इसमें जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो थोड़ा स्लो होता है। मेलिन शीथ करता क्या है, तो मेलिन शीथ जो होता है मेनली जो मैसेज ट्रांसफर होगा ना, यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो मेलिन शीथ एक इंसुलेटिंग कवरिंग का काम करता है, मतलब मैसेज को बाहर निकलने नहीं देगा, उसको प्रोटेक्टली जो है अंदर से ही ट्रांसफर करवाएगा। तो मेलिन शीथ एक तरीके से इंसुलेशन का कार्य करता है, जो सिग्नल्स होते हैं उनको जो लीक नहीं होने देगा, ये चीज है। तो यहाँ पे जो मैसेज है, जैसे कि मान लो सेंस ऑर्गन के पास डेंड्राइट होगा जो, ठीक है, रिसेप्टर सेल्स है उसमें डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट्स क्या करेगा, जैसे ही मैसेज आया तो डेंड्राइट्स एक्टिवेट हो जाएगा, और डेंड्राइट एक्टिवेट हो गया तो ये प्रोड्यूस करेगा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डेंड्राइट शुरू कर देगा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है आगे ट्रांसफर होगा। अब सोचो जैसे तार से अगर हम बिजली दौड़ाना है तो जहां तक तार जाएगा वहीं तक ना बिजली दौड़ेगा। अगर तार खत्म हो गया तो वहां पे बिजली दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से तो चलो एक कनेक्शन आपको दिख रहा है कि तार है, लेकिन आगे बीच में गैप आ गया साइनैप्स, उसके बाद फिर से जो है ये डेंड्राइट वगैरह शुरू हो गया, दूसरा एक्सॉन, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स लगभग पास होते हैं तो उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनमें गैप है वहां पर क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा यहाँ पे आते आते ये है सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब में क्या होगा, सिनेप्टिक नॉब को जैसे ही एक्टिवेट करेगा इसमें पाया जाता है केमिकल्स। सिनेप्टिक नॉब के अंदर होता है केमिकल। सिनेप्टिक नॉब क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि पाया जाता है एक्सॉन के एंड्स पर। तो ये जो सिनेप्टिक नॉब है ये रिलीज करता है केमिकल। इस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो सिनेप्टिक नॉब है क्या करेगा, ये केमिकल सिक्रीट करेगा और इस केमिकल को कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाएगा। तो यहां से यहां तक जो है न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज पहुंचाएगा, और जब यहां पे पहुंचेगा डेंड्राइट के पास तो अगेन डेंड्राइट क्या करेगा, इस केमिकल मैसेज को ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रिकल मैसेज में। तो इस तरीके से मैसेज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, बीच में केमिकल रूप, फिर से इलेक्ट्रिकल, फिर से केमिकल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल केमिकल रूप में जो है मैसेज ट्रांसफर होता है यहाँ पर। और ये जो इलेक्ट्रिकल जो मैसेज फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल मैसेज फ्लो करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में तभी इलेक्ट्रिकल मैसेज फ्लो करता है जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो।
ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवाया जाता है सोडियम पोटेशियम आयन के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैसेज को ट्रांसफर करने में जो एक इंपॉर्टेंट आयन है जो रोल प्ले करता है वो है सोडियम पोटेशियम। ये मैसेज ट्रांसफर करने में और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने में जो है सहयोग देता है। तो मैसेज ट्रांसफर कैसे हो रहा है? तो मैसेज ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल केमिकल इस रूप से। और यहाँ जो केमिकल सीक्रेट होता है, इस केमिकल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग जो है न्यूरोट्रांसमीटर। इसको जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है मैसेज पहुंचाते हैं। कुछ व्यक्ति में देखोगे, जैसे कुछ एग्जांपल देगा न्यूरोट्रांसमीटर का, तो एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन, ये सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती है तो क्या होगा? तो इन दैट केस क्या देखा जाएगा कि मैसेज का जो ट्रांसफर है वो स्लो डाउन हो जाएगा, मैसेज तेजी के साथ जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना जो कहीं खोया हुआ है या फिर जो है कुछ उससे बोला जा रहा है लेकिन वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है? क्योंकि जो मैसेज उस तक पहुंच रहा है वो मैसेज उसके दिमाग तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है। उसके अंदर हो सकता है जो न्यूरोट्रांसमीटर हो वो सही तरीके से सही मात्रा में सीक्रेट नहीं हो रहा हो, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये चीज हो गया तुम्हारे पास जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो ये अब देखें मेनली क्या ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं मेनली जो है ब्रेन के बारे में। हमारा जो दिमाग है, जो मेन कंट्रोलिंग यूनिट है, हमारे पूरे ही शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का कार्य जो ब्रेन करता है। ठीक है, तो ये चीज है। ब्रेन की बात किया जाए तो ये बाहर से जो है एक बोनी स्ट्रक्चर से ढका हुआ है और इस बोनी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कल। बोनी स्ट्रक्चर से ढका हुआ है जिसको कहते हैं स्कल या फिर क्रेनियम। ये जो स्कल या क्रेनियम होता है ना, ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही बोन से बना हुआ है, बल्कि यहाँ पे 8 को जो है आपको बोन्स देखने को मिलेगा। तो ये 8 बोन को जोड़कर बना हुआ है। क्यों एक ही बोन से नहीं बना, 8 अलग अलग बोन से बना हुआ है? इसीलिए क्योंकि अलग अलग जब ज्वाइंट्स किया जाता है तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर पूरा जो है एक ही स्ट्रक्चर रहता तो उसके टूटने के ज्यादा चांस रहते हैं, लेकिन जब वो अलग अलग हड्डियों को जोड़कर बनाया जा रहा है वो स्ट्रक्चर, तो वो ज्यादा मजबूत होता है। जैसे कि अगर आप ब्रिज देखोगे तो ब्रिज वगैरह भी जो बनता है ना, वहां पे पूरा एक साथ फ्लो, एक ही फ्लो में नहीं होता है। वो मेनली क्या होता है, थोड़े थोड़े गैप्स के बाद उसमें गैप्स दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा स्ट्रेंथ रहे। तो ये चीज, तो यहाँ पे स्कल जो है बेसिकली ये 8 हड्डियों को जोड़कर बना है। और स्कल के अंदर क्या है? तो इसके अंदर होता है हमारा जो है ब्रेन। ब्रेन एकदम से देखोगे तो ये अखरोट की तरह होता है। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है अखरोट की तरह होता है इस तरीके से। ओके, अब इस ब्रेन के ऊपर 3 लेयर वाला एक कवरिंग होता है। ये जो 3 लेयर वाला कवरिंग है इसको कहते हैं हम लोग जो है मेनिंजेस। ब्रेन ढका हुआ है 3 गो परत वाले कवरिंग से, जिसको कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, जिसमें सबसे बाहरी जो कवरिंग होता है इसको कहा जाता है ड्यूरा मैटर। बीच वाला जो कवरिंग होता है इसको कहते हैं एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। और सबसे अंदर वाला जो कवरिंग है इसको कहेंगे पिया मैटर। तो ब्रेन की 3 कवरिंग से ब्रेन जो बना हुआ है ये ढका हुआ है 3 गो परत से। ये 3 परत क्या है? सबसे बाहरी परत है ड्यूरा मैटर, उसके बीच वाला परत है एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और उसके बाद जो है पिया मैटर। इन तीनों परतों को मिला के क्या कहा जाता है? तो इन तीनों परतों को मिला के कहा जाता है मेनिंजेस। ठीक, तो बाहरी प्रोटेक्शन स्कल है, हड्डी से बना हुआ जो इसको टूटने देता है। उसके बाद मेनिंजेस है। इस मेनिंजेस के बीच की बात करें तो इसमें हमें फ्लूइड देखने को मिलता है। मेनिंजेस में जो है हमें फ्लूइड देखने को मिलता है। ये जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ, लिक्विड की तरह, इस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो इसमें फ्लूइड पाया जाता है, ये चीज हो गया। अब देखो, नॉर्मली बात किया जाए तो जैसे कि ब्रेन का वेट कितना होता है, वजन कितना है ब्रेन का, तो ऑन एन एवरेज लगभग जो है 1.2 kg से लेके 1.5 kg तक होता है।
औरतों में ब्रेन का जो वेट होता है वो कम होता है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी वेट में उनका कमी है, तो औरतों में जो ब्रेन का वेट होता है वो कम होता है, और मेल्स जो होते हैं मर्द, उनमें जो ब्रेन का वेट होता है वो ज्यादा होता है। बॉडी का लगभग जो है 2% हिस्सा जो है वो ब्रेन का है, 2% बॉडी वेट जो है वो ब्रेन का है, ये चीजें हैं। उसके अलावा बात किया जाए तो ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ है। ये जो है डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स? एक है फोरब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हिंड ब्रेन। तो मेनली ब्रेन जो 3 भागों में बांटा गया है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जहां बात करें तो ज्यादातर जो हिस्सा होता है ना, ज्यादातर हिस्सा ये फोरब्रेन का होता है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा जो है मिड ब्रेन का हिस्सा है, और यहाँ पीछे की तरफ देखोगे सेरिब्रम होता है, इसी के पास जो है पॉन्स और मेडुला होता है, तो ये हिंड ब्रेन का हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 पार्ट्स आपको देखने को मिला, 3 रीजन्स है ब्रेन में। फोरब्रेन जो लगभग जो है बोल सकते हो क्या, मैक्सिमम क्षेत्र जो है, मैक्सिमम एरिया जो है वो फोरब्रेन ने कवर किया हुआ है, 80% एरिया फोरब्रेन के पास ही होगा। उसके अलावा जो है मिड ब्रेन और फिर जो है हिंड ब्रेन, ये दोनों चीजें हैं। अब ये करता क्या है, तो जैसे फोरब्रेन की बात करें तो इसमें जो मुख्य पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। ध्यान रखिए, एक सेरिब्रम होता है और हिंड ब्रेन में क्या आएगा, सेरिबेलम, दोनों में अंतर होता है। तो सेरिब्रम, इसके अलावा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक हाइपोथैलेमस भी होता है जो लगभग इसी का हिस्सा, फोरब्रेन का ही हिस्सा होता है, लेकिन इसमें मुख्य पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है, हम लोगों के अंदर जो भी क्रिएटिविटी आती है, जो भी हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें फोरब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ज्यादातर जो वॉलेंट्री एक्शंस होता है, वॉलेंट्री एक्शन वैसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होता है, तो ज्यादातर जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होता है, जैसे कि अगर मैं चल रहा हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूंगा रुक जाऊंगा, जब चाहूंगा चलूंगा। अभी बोल रहा हूँ तो बोलना मेरे कंट्रोल में है, क्लैपिंग मेरे कंट्रोल में है। तो मेनली वैसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उसको वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये चीज है हमारा, जैसे कि भूख लगता है तो पेट भर गया, तो पेट भरने वाली जो फीलिंग आती है, समझ आ रही है पेट भर गया, कौन बता रहा है, तो ये सेरिब्रम बताता है। जो हम बोल रहे हैं या जो देख रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। कोई लोग होता है ज्यादा क्रिएटिव, तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है, सेरिब्रम, तो सेरिब्रम से जो ये क्रिएटिविटी आती है। तो इस तरीके से सेरिब्रम जो होता है सोचने में, बोलने में और बातचीत करने में, इन सब चीजों में जो कम्युनिकेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब चीजें जो हैं सेरिब्रम के अंतर्गत आती हैं। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन क्या करता है, तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये दोनों ही मिलकर जो है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप होती हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई। अब जो पलके झपकाना है मेनली क्या होता है, वो अपने आप झपकते रहेंगे, आप चाहोगे रोकने का, ज्यादा कितना रोक पाओगे, 1 मिनट 2 मिनट, वो ज्यादा रुकेगा नहीं। तो पलके झपकाना अपने आप है। हार्ट बीट, ये अपने आप जो है हार्ट जो है कार्य करते रहता है। जो हमारा रेस्पिरेशन है, अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, तो ये सब चीजें जो है अपने आप होती हैं। आप खाना खाते हो, उसके पचाने का कार्य कौन कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप बोलते हो अभी पचाना है तो पचेगा और नहीं पचाना तो नहीं पचेगा, ऐसा तो होता नहीं है। वो अपने आप जो है खाना पचने लगता है, खाना पच गया फिर उसको अब्सॉर्ब करना है, तो अब्सॉर्प्शन भी अपने आप होने लगता है, उसका एनर्जी बनाना है, एनर्जी भी अपने आप। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो अपने आप जो है होते रहती हैं। तो ये है, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा। जैसे कि अगर मिड ब्रेन की बात करें तो हमारे सुलाने में, जगाने में इसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके अलावा आंखों में जो प्यूपिल होता है, ठीक है, तो प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, जैसे अगर आप एकदम अंधेरे कमरे में हो तो अंधेरे कमरे में क्या होता है ना, प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। प्यूपिल क्या है, जो हमारा आंख होता है इसके बीच में जो है कुछ इस तरह का कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, इसके बीचों बीच देखोगे तो ब्लैक कलर होगा, ये कलरफुल पार्ट को बोलते हैं आइरिस, और ये बीच वाला जो ब्लैक पार्ट होता है इसको प्यूपिल कहा जाता है। और प्यूपिल के द्वारा ही लाइट हमारे आंखों के अंदर जाता है। तो होता क्या है कि जैसे आप अंधेरे कमरे में हो तो प्यूपिल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए और चीजें आपको क्लियर दिखाई दें।
लेकिन सोचो आप अंधेरे कमरे से अचानक से लाइट में आ गए, तो प्यूपिल का साइज तो बड़ा था, अब बहुत ज्यादा लाइट जा रहा है, इतना ज्यादा लाइट जा रहा है कि आंख रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, ब्रेन जो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। तो उस केस में प्यूपिल को लगभग जो है 15 से 30 सेकंड का समय लगेगा ताकि वो खुद को एडजस्ट करे और साइज छोटा हो जाए। तो फिर आप देखोगे क्या, जैसे ही एंटर करते हो धूप में तो थोड़ा दिखाई नहीं देता है, फिर लगभग 20-30 सेकंड बाद जो है नॉर्मल हो जाता है, चीजें दिखने लगती हैं। तो ये जो प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, प्यूपिल छोटा होना। अब सोचो जब लाइट में हो तो प्यूपिल जो है, प्यूपिल का साइज है वो छोटा है। अब जैसे ही आप अंधेरे में जाओगे तो साइज छोटा है, तो जिसके चलते कम लाइट जाता है, और जब कम लाइट जा रहे हैं आंखों के अंदर तो हम लोग चीजें क्लियर नहीं देख पाते हैं। और इसीलिए फिर से देखो क्या, जैसे ही लाइट से अचानक से अंधेरे में गए तो 15-20 सेकंड का समय होता है जहां पे वो एडजस्ट करने में लगाता है, और फिर उसका आपको जो है नॉर्मल दिखाई दे जब प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है प्यूपिल का, ये भी जो मेनली मिड ब्रेन के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या देखोगे, इसके 3 पार्ट्स आते हैं। एक है सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स वेलोली, और तीसरा है मेडुला ऑब्लंगटा। तो 3 है सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। जिसमें से अगर हम बात करें सेरिबेलम के बारे में, तो सेरिबेलम क्या करता है, जितने भी हमारे शरीर में तालमेल वाले कार्य होते हैं, कोऑर्डिनेशन, जैसे आप क्लैप कर रहे हो तो किस तरीके से दोनों हाथ एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है, तो कोऑर्डिनेशन में सहयोग करता है सेरिबेलम। बॉडी को बैलेंस करने में, पोस्चर, जो हम लोग खड़े हो रहे हैं, जो भी बॉडी का जो शेप आता है, पोस्चर बोलते हैं इसको, तो जो पोस्चर होता है, पोस्चर, बॉडी बैलेंस, ये सब में ही जो है सेरिबेलम सहयोग करता है। तो सेरिबेलम के फंक्शन की बात करें तो सेरिबेलम क्या कर रहा है, तो सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस करने में सहयोग करता है, पोस्चर को मेंटेन करने में सहयोग करता है, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन में जो है ये अहम भूमिका निभाता है। पॉन्स और मेडुला का काम क्या है, तो पॉन्स और मेडुला जो होते हैं ज्यादातर जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, जैसे कि हमारा जो हार्ट बीट या फिर जो रेस्पिरेशन या फिर जो वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये सब जो एक्शंस होता है ये दोनों मिलकर करवाते हैं पॉन्स और मेडुला। तो इस तरीके से ब्रेन जो होता है ये हमारा कंट्रोलिंग यूनिट है, हमारे हर एक बॉडी फंक्शंस को जो ये कंट्रोल करता है। तो ये कार्य जो है ब्रेन कर रहा है, और रिस्पॉन्स देने में, कोई भी बाहरी जो बदलाव स्टिमुलस है उसके प्रति रिस्पॉन्स देने में जो ये सहयोग देता है। तो ये हो गया ब्रेन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? अब बात करते हैं क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मतलब जो अपने आप होता है, जिसमें हम लोग सोच समझ के नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे फास्ट एक्शन होता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो ये जो होता है इट इज सडन इनवॉलंटरी एक्शन towards any stimulus। तो किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो सडन इनवॉलंटरी एक्शन होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं जहां पे बॉडी जो है ना बिना सोचे समझे बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर देता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अहम भूमिका निभाई जाती है, जो मेन रोल प्ले किया जाता है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इसमें। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है क्या, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेनली अराइज होता है हमारे ब्रेन से ही, और ये हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, उसके बीच में से होकर गुजरता है। यहां से भी जो है नर्व्स अराइज होती हैं। तो ये भी जो है मेनली किसी भी चीज को रिस्पॉन्स देने में, ये फास्ट काम करने में ज्यादा सहयोगकारी है, ज्यादा जल्दी ये कार्य करता है। तो अगर बात किया स्पाइनल कॉर्ड को लेकर, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये इंस्टेंटेनियस, बहुत ही तेजी में जो है रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो, तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो मेन भूमिका निभाई जाती है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा निभाई जाती है। ये जो है बिना सोचे समझे बहुत तेजी के साथ जो है रिस्पॉन्स दे देता है। जैसे ही अगर आप चल रहे हो, चलते चलते आपके पैर में कुछ चुभ गया, मान लो पत्थर वत्थर या फिर जो है कांटा हल गया,
तो क्या होगा, तो आदमी जो है बहुत तेजी के साथ पैर पीछे खींच लेता है। उसमें आप सोचते नहीं हो कि हाँ मुझे पैर खींचना चाहिए, नहीं खींचना चाहिए, अभी और थोड़ा रुक जाऊं क्या, तो वो सब नहीं। आदमी जो है बिना सोचे समझे बहुत तेजी के साथ जो है खींच लेता है। सपोज करो क्या हुआ कि जैसे आप कुछ गर्म चीज छूते हो, अचानक से गए और देखा कि कप में कुछ रखा हुआ था, तो आपने उसे बहुत जल्दी छू लिया, आपको पता नहीं कि वो ज्यादा गर्म है, तो आपने छू लिया। अब जैसे आपने टच किया आपको लगा बहुत ज्यादा गर्मी, अब इतना गर्मी लगा बिना सोचे समझे आपने उसको छोड़ दिया, बहुत ज्यादा गर्म था। तो बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण क्या किया आपने कि उसको ऐसे बिना सोचे समझे जो उसको छोड़ दिया। तो जैसे आपने छोड़ दिया, कप है नीचे गया, टूट गया। तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर आपने बिना सोचे समझे कर दिया। अब मान लो जैसे आपके पेरेंट्स मम्मी आ रही हैं, बोल रही हैं कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, कब तोड़ दिया, क्या जरूरत है इतना जल्दी करने का, आराम से उठा लेते, ये सब, और लगा आपको जो है पिटाई होने। अब उस केस में क्या होगा कि दिमाग जो है आपका वो इस चीज को याद रखेगा। स्पाइनल कॉर्ड ने तो छुड़वा दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा भाई छोड़ दे, हाथ जल रहा है, ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है, हाथ छोड़ दे। तो स्पाइनल कॉर्ड ने जो है मसल को बोला भाई छोड़, तो मसल ने छोड़ दिया। लेकिन जब धुलाई हो गई, छोड़ने के बाद कब टूट गया और धुलाई हो गई, तो उसके बाद जो है दिमाग इस चीज को ध्यान रखता है कि ऐसा कुछ अगर हरकत होगा, अगर मैंने बिना सोचे समझे किसी चीज को छोड़ दिया और टूट गया, तो फिर उसके बदले क्या होगा, उसके बदले जो है मार पड़ने वाली है। तो दिमाग उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, उस मेमोरी को याद कर लेता है। तो बेशक रिफ्लेक्स एक्शन में सारा जो एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड का है, लेकिन ब्रेन क्या करता है, ब्रेन भी एक्टिव रहता है, वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर अगर दोबारा वैसा सिचुएशन में आप अटको तो उस तरीके से रिस्पॉन्स ना करो जैसे आपने पहले किया था। हो सकता है अगली बार जब आप कुछ गर्म उठाओगे तो आपको ध्यान रहेगा कि अरे पिछली बार जो है कप गिरा था और टूट गया था, तो पिटाई हुई थी। तो फिर आप क्या करोगे कि उस कप को जो धीरे धीरे करते हुए कहीं सेफ जगह पर रख दोगे, भले थोड़ा सा हाथ जल जाए वो अलग बात है, लेकिन सेफ जगह पर रख दिया जाता है ताकि जो है टूटे नहीं। तो ये दिमाग जो है उस मेमोरी को स्टोर करके रख लेता है। तो ये चीज है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वैसा एक्शन जो बहुत ही तेजी के साथ होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ब्रेन जो है ना, इसका जो सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ा सा लेट करता है, सोचेगा समझेगा और फिर जो है रिस्पॉन्स देगा। तो ब्रेन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। ये जो है बिना सोचे समझे एक्शन कर देता है, जो भी एक्शन है रिस्पॉन्स है वो बिना सोचे समझे जो है जल्दी के साथ जो है रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो ये चीज है। जैसे कि सपोज करो अगर आप कुछ गर्म चीज छू रहे हो, तो ये है आपका हाथ में है स्किन, स्किन में है रिसेप्टर, ठीक है। जैसे मान लो कुछ गर्म छुआ तो क्या है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा, थर्मो रिसेप्टर जो है ये मैसेज जनरेट कर देगा, ये जो है मैसेज जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से मूव करते हुए जाएगा कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये थर्मो रिसेप्टर से जो है इंपल्स जाता है कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अच्छा, ये जो नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाएगा, इस नर्व को क्या बोलेंगे, इस नर्व को कहते हैं सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व जो है वो मैसेज लेकर गया, ठीक है, ये चीज है। अब ये सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो ये जुड़ेगा किसी दूसरे नर्व के साथ, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड किसी दूसरे नर्व के द्वारा जो है मैसेज भेजेगा किसी ग्लैंड को या फिर किसी ऑर्गन को। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है किसी दूसरे नर्व के द्वारा मैसेज भेजेगा किसके पास, मान लो हाथ जल रहा है, तो हाथ जल रहा है तो इन दैट केस मसल मैसेज आएगा मसल के पास। तो ये मैसेज भेजा मसल के पास, उसको क्या बोलेंगे, तो इसको इफेक्टर बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजा इफेक्टर के पास, और इस केस में इफेक्टर क्या है, मसल है। क्या हुआ, हाथ गर्म था तो गर्म से जो मैसेज गया सेंसरी नर्व्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड अब दूसरे तार के द्वारा मैसेज भेज रहा है मसल तक, क्योंकि हाथ मसल नहीं खींचना है तो मसल तक, तो मसल बोलते हैं इफेक्टर। ये जो दूसरा तार है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोटर नर्व्स। ये जो सेंसरी नर्व मोटर नर्व्स है ये दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं, कैसे, तो इस नर्व को कहते हैं मेनली जो है रिले नर्व, जो दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। रिले नर्व जो होता है ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये चीज हो गया। तो इस तरीके से थर्मो रिसेप्टर्स हमारा स्किन, तो स्किन ने मैसेज भापा, उसने जनरेट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन, फिर डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन, और इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। स्पाइनल कॉर्ड जो फिर क्या करेगा, एक दूसरे नर्व्स के द्वारा मैसेज भेजेगा इफेक्टर सेल तक। इफेक्टर किसको बोलते हैं, जो एक्ट करेगा, वो मसल हो सकता है, वो ग्लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इफेक्टर तक मैसेज भेजेगा हाथ खींचो, जल रहा है, तो मसल जो है हाथ खींच लेगा, और ये जो मैसेज लेके आता है वो मोटर नर्व्स तक। तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स आपस में जुड़े रहते हैं किसके द्वारा, रिले नर्व्स के द्वारा। तो इस तरीके से जो है ये कार्य करता है। और ये जो पाथ
लिया गया है मैसेज को ट्रैवल करना और रिस्पॉन्स जनरेट करने में जो पाथ जा रहा है, पाथ मतलब रास्ता, तो ये जो रास्ता है इस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्सेस के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथ ट्रैवल किया जाता है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथ ट्रैवल किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो है पूरा रिफ्लेक्स आर्क हो गया और इस तरीके से जो मैसेज है वो ट्रैवल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ब्रेन का जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा स्लो है और ये जो प्रोसेसिंग है ये फास्ट है। इसके बाद किया जाए अब नर्व्स। तो नर्व्स हमने क्या देखा? नर्व होता है दो तरह का, एक हमारे पास एफरेंट जिसको सेंसरी नर्व कहते हैं और दूसरा जो है मोटर नर्व्स और जिसको हम लोग जो इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। सेंसरी नर्व्स क्या करता है? तो सेंसरी नर्व सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाता है और दूसरा जो है मोटर नर्व्स, ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक मैसेज लेके आता है, मोटर नर्व्स। इसके अलावा नर्व्स का ओरिजिनेशन कहां से है, कहां से ये अराइज होते हैं, इस आधार पे देखोगे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब हो गया विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, वैसे नर्व्स जो दिमाग से निकलता है, विच अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। और ये कितने हैं? तो क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं ये 12 पेयर है हमारे पास जो है 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के हैं। क्रेनियल नर्व्स वैसे नर्व्स जो ब्रेन से निकलते हैं, अराइज होते हैं। दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो वैसा नर्व जो अराइज होता है कहां से निकल रहा है? तो ये निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, उसके अलावा जो है ये कितने हैं? 31 पेयर है, 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व्स हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। मेनली क्रेनियल नर्व ज्यादातर अपर बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, स्पाइनल नर्व ज्यादातर लोअर बॉडी पार्ट को जो है कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ये सब मिलके जो है हमारे अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम के बारे में जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम, अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।